Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is M1 past MCQs keys. Starting from the chapter rheumatology, a 40-year-old male जिसको पेनफुल swollen big toe है. This is the case of acute gout or podagra. यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हुआ है. साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन करोगे. दिस इज आल्सो कॉल्ड आर्थ्रोसेंटिसिस. ओके, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिवली बाइफिरेंजेंट ओके नीडल शेप मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल देखने को मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में फीवर, डिसयूरिया यानी फीवर, कंजंक्टिवाइटिस, आर्थराइटिस, यूरिथ्राइटिस है और डिसेंट्रिक हिस्ट्री है. दिस इज द क्लासिकल सिनेरियो ऑफ रिटर सिंड्रोम या रिएक्टिव आर्थराइटिस है. इसमें रेस्ट के देते हैं, एनसेट देते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड देते हैं और एंटीबायोटिक दे देते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, ड्राई आइज, ड्राई माउथ. और ड्राई आइज, ड्राई माउथ शॉगरन सिंड्रोम में होता है और शॉगरन सिंड्रोम सेकेंडरी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से होता है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर एसएलई. एसएलई के लिए जो सेंसिटिव होता है वो एएनए है. स्पेसिफिक के अंदर एंटी सिमित, एंटी डीएस एंटीबॉडी होती है. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 60-year-old फीमेल है, सिवियर हेडेक है, स्काल्प की टेंडरनेस है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी इनलार्ज है. मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी द जाइंट सेल आर्थराइटिस. और जाइंट सेल आर्थराइटिस में आप क्या करते होते हैं? हाई डोज कोर्टिकोस्टेरॉइड देते होते हैं. नेक्स्ट है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट की डिसलोकेशन, कैप्लान सिंड्रोम, रूमेटॉइड नोड्यूल रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं. फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑस्टियोपोरोसिस. ओबेसिटी एसोसिएटेड नहीं होती, बल्कि ओबेसिटी तो प्रोटेक्टिव करती है, बिकॉज जितना ज़्यादा फैट होगा उतना ज़्यादा ईस्ट्रोजन बनेगा. बाकी सब कंडीशंस एसोसिएटेड होती है. क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर चलते हैं. फीवर है, रेडनेस ऑफ लेफ्ट आई, डेट मीन्स कंजंक्टिवाइटिस है, नी जॉइंट में पेन है, आर्थराइटिस है और यूरिथ्राइटिस है. तो ये क्लासिकल ट्रायड होता है रिटर सिंड्रोम का. और रिटर सिंड्रोम में क्या नहीं करते? आईवी स्टेरॉइड नहीं देते, इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड देते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लो ग्रेड फीवर है, पेन है और स्टिफनेस ऑफ फिंगर्स है. ओके, इसके बाद है कि जो एग्जामिनेशन पे पता लगा कि जो प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो स्वालन है और टेंडर है. ओके, तो जो प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं ये आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं. जो फिंगर्स की स्टिफनेस ये भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है. डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होते. क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक लेडी है जिसको जीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस है फॉर द पास्ट 5 ईयर्स. ओके, ठीक हो गया. सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो कौन सा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन नहीं देखने को मिलती. अब जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ट्रांसुडेटिव नहीं होता, एक्सुडेटिव प्लूरल एफिजियन होता है. क्लियर, सही हो गया. सप्लीनोमेगाली तो देखने को मिलती है फेल्टी सिंड्रोम की फॉर्म में. ओके, 72-year-old डायबिटिक पेशेंट है, उसको शार्कोट जॉइंट है, न्यूरोपैथिक जॉइंट्स को बोलते हैं शार्कोट जॉइंट है. तो उसका मोस्ट कॉमन काज कौन सा नहीं होगा? ओके, तो बेस्ट ऑप्शन इज सूटो गाउट. ओके, सूटो गाउट शार्कोट जॉइंट्स नहीं करवाता. टिबिस डोर्सालिस न्यूरोपैथी इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉइड या लेप्रोस से करवाता है. शार्कोट जॉइंट को आप न्यूरोपैथिक जॉइंट्स भी कहते हैं. 32-year-old टीचर है, उसको एसएलई डायग्नोस हुआ है तो कौन सा क्राइटेरिया में इंक्लूडेड नहीं होता? इरोसिव आर्थराइटिस एसएलई में नहीं होते, नॉन इरोसिव आर्थराइटिस होता है. इरोसिव आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता है. अब एसएलई के अंदर डोपामिन रैश होता है, डी से डिस्क्वाइट रैश, ओ से ओरल अल्सर, पी से फोटोसेंसिटिविटी, ए से एएनए पॉजिटिविटी या आप आर्थराइजिया भी आर्थराइटिस भी बना सकते हो. ओके, मैला रैश होता है. इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना लाइक एंटी डीएस एंटीबॉडी, एंटी सिमित एंटीबॉडी, न्यूरोलॉजिकल लेजन लाइक साइकोसिस है, सीजर्स है, रीनल इन्वॉल्वमेंट है लाइक ल्यूपस नेफ्राइटिस. 0.5 ग्राम पर डे से प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा. और इसके अलावा एएनए पॉजिटिविटी होता है, सीरोसाइटस होता है और हेमाटोलॉजी के अंदर पैनसाइटोपेनिया होता है. क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर चलते हैं. कैल्शियम ऑलमोस्ट थोड़ा सा कैल्शियम नीचे डाउन की तरफ आया हुआ है. फॉस्फोरस देखो ये भी नॉर्मल है. अल्किलान फॉस्फेटेस 500 यूनिट है. ओके, अब इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है. अब ना इन्होंने सही से लेवल भी नहीं दिया हुआ. ओके, लेकिन अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल ज़्यादा है. एक बात तो ये है. दूसरा ये है कि अगर आप ये देखो सिनेरियो को ऐसे देखोगे अगर कैल्शियम भी नॉर्मल है, फॉस्फेट भी नॉर्मल है, तब ये पेजर डिजीज़ बनता है. लेकिन अगर कैल्शियम भी कम है और फॉस्फेट थोड़ा नॉर्मल है तो आप ऑस्टियोमलेशिया पे भी जा सकते हो. तो आई थिंक कुछ मैंने बुक्स वगैरह में देखा तो ऑस्टियोमलेशिया को आप रख सकते हो ऊपर. सही है. इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में स्वेलिंग है और पेन है. ओके, इन्वॉल्विंग मोर देन वन लार्ज जॉइंट ऑफ द बॉडी और फीवर और सोर थ्रोट की हिस्ट्री है. सही हो गया. अब बड़े बड़े जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, एक से ज़्यादा जॉइंट्स की है और पहले सोर थ्रॉट की हिस्ट्री है. दिस इज द क्लासिकल सिनेरियो ऑफ रूमेटिक फीवर. ओके, रूमेटिक फीवर में माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता है. नेक्स्ट है बटरफ्लाई रैश या फेस पर पेनफुल जॉइंट और एएनए पॉजिटिव है. तो ये सबसे बड़ा सिनेरियो है एसएलई का. सूटो गाउट ये हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से हो सकता है. ओके, और ये कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल की वजह से देखने को मिलता होता है. ओके, अब 45-year-old फीमेल है जिसको दोनों हैंड्स की फिंगर में पेन हो रहा है, आर्थराल्जिया है और रेनॉट फिनोमिना है और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग फूड. मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी द डायग्नोस ऑफ स्क्लेरोडर्मा. ओके, और स्क्लेरोडर्मा की वजह से क्या हो गया है? ओके,
एक्लेजिया कार्डिया, वैसे एक्लेजिया कार्डिया भी हो सकता है, यस। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिडिल एज मैन है, ओके, हैवी वेट लिफ्टिंग करने के बाद उसकी आई विटिस खंडिएशन हो गया, लो बैक पेन हो रहा है जो कि थाई में रेडिएट कर रहा है, तो उसमें आप स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, गाउट के बारे में क्या बात ठीक है, गाउट मिडिल एज मैन में देखने को मिलता होता है। कैप्लान सिंड्रोम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कॉम्प्लिकेशन होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्लस कोल वर्कर न्यूमोकॉनियोसिस, एनीमिया इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मेजॉरिटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू डिजीज के अंदर एनीमिया नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है। रिकरेंट अबॉर्शन एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में होते हैं और इसके प्रिवेंशन के लिए आप एस्पिरिन, लो डोज एस्पिरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इस्तेमाल करते हैं। सेप्टिक आर्थराइटिस के बारे में क्या बात ठीक है, ओके, तो जो सेप्टिक आर्थराइटिस होता है ये सिंगल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। अगर कोई डिजीज सिंगल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको मोनो आर्थराइटिस कहते हैं। अगर वो 4 या 4 से कम जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, दिस इज कॉल्ड ओलिगो आर्थराइटिस। और ऑलमोस्ट वो 4 या 4 से ज़्यादा जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है तो उसको हम बोलते हैं पॉली आर्थराइटिस। तो आपने मोनो आर्थराइटिस के जो डिफरेंशियल्स होते हैं ना, ओके, इसमें सेप्टिक आर्थराइटिस है, गाउट है और सूडो गाउट है, ये आपने चीज़ें पढ़ लेनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। शिरबा टेस्ट, रोज बेंगाल स्टेनिंग, पैरोटिड ग्लैंड की बायोप्सी, ये शॉगरन सिंड्रोम के लिए होती है। ओके, डर्मेटोमायोसाइटस, मायोसाइटस ये किससे एसोसिएटेड होता है, अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी की वजह से होता है। लंग मैलिग्नेंसी, ओवेरियन मैलिग्नेंसी या जीआई मैलिग्नेंसी या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज से भी एसोसिएटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीवियर पेन एंड टेंडरनेस इन द लेफ्ट एंकल है, ओके, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री भी नहीं है और पेशेंट हाइड्रोक्लोरोथायजाइड ले रहा है। अब लूप डायरेटिक या थायजाइड डायरेटिक इनकी वजह से क्या होता है, हाइपर यूरिसीमिया होता है, गाउट हो जाता है। बेस्ट टाइप ऑफ मैनेजमेंट इज, अब देखो सीवियर पेन टेंडरनेस है और सूज गया है, ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे, आपने इसको डायग्नोस करना होगा। तो डायग्नोस करने के लिए आप जॉइंट फ्लूइड एस्पिरेशन करोगे और जब जॉइंट फ्लूइड एस्पिरेशन करोगे ना तो आप कल्चर भी साथ साथ करा लोगे टू रूल आउट सेप्टिक आर्थराइटिस, अदरवाइज दिस इज द क्लासिकल सिनेरियो ऑफ एक्यूट गाउट। नेक्स्ट है 30 ईयर ओल्ड लेडी जिसको प्रोग्रेसिव वीकनेस है मसल्स की, ओके, डिस्फेजिया और डिस्फोनिया की भी हिस्ट्री है और प्रोक्सिबल मसल्स टेंडर है और वेस्टेड है, ओके, टेंडर है और वेस्टेड है और वो स्क्वाटिंग पोजीशन से रेस्ट नहीं कर सकती, यानी प्रोक्सिबल मायोपैथी है, सीके का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, ओके, तो ये क्या होता है, पोलीमायोसाइटिस में देखने को मिलता होता है, क्या क्लियर, पोलीमायोसाइटिस। और पोलीमायोसाइटिस में एंटी सिंथेटाइज एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसके डिफरेंशियल में आपने फाइब्रोमाइल्जिया भी आपने इंक्लूड कर सकते हैं, सही है। और इसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना, ओके, वो होता है, वैसे बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है मसल की बायोप्सी होता है, लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। अगर मसल की बायोप्सी नहीं है तो फिर आप ईएमजी करा लो, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करा लो मसल्स को देखने के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 है, पेन एंड स्वेलिंग इन राइट नी एंड लेफ्ट एल्बो फॉर 2 वीक्स है और हिस्ट्री ऑफ फीवर था 1 हफ्ते तक, कंजक्टाइवल रेडिनेस है, कंजक्टिवाइटिस है और यूरिथ्राइटिस है और वेजिकल्स ऑन द कोरोनल मार्जिन ऑफ प्रीप्यूस एंड द ग्लैंड स्पेनिस, ओके, ठीक हो गया। और डिजेंट्री की हिस्ट्री है 2 हफ्ते पहले, तो सारी मैनिफेस्टेशन वगैरह दे दिया, ओके। दिस इज द क्लासिकल सिनेरियो ऑफ रिएक्टिव आर्थराइटिस, जिसको आप रिटर्स आर्थराइटिस भी कहते होते हैं, क्लियर, सही हो गया। तो रिटर्स आर्थराइटिस या रिएक्टिव आर्थराइटिस भी कहते हैं। इन्होंने जो लिगन एक्सप्लेन किया है ना, ओके, वो सिरसिनेट बेलानाइटिस है, ओके, जो सिरसिनेट बेलानाइटिस और केराटोडर्मा बिलानोरिजिका, ये आपको रिएक्टिव आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 65 ईयर ओल्ड डायबिटिक है, हाई ग्रेड फीवर एंड सीवियर पेन इन द लेफ्ट हिप जॉइंट, ओके, हिप जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो गई है, ओके, और हिप जॉइंट वेरी पेनफुल टू मूव एंड सेमी फ्लेक्स पोजीशन के अंदर है, लोकल टेंडरनेस है, स्वेलिंग है और रेडनेस है, दैट मीन्स फुल फ्लैज इन्फ्लेमेशन है। व्हाट इज अ डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोस दिस कंडीशन, ओके, बड़े बड़े जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या हो सकता है, सेप्टिक आर्थराइटिस या सूडो गाउट हो सकता है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आप साइनोवियल फ्लूइड की एग्जामिनेशन करोगे, ओके। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स्ट्रा, अच्छा ये हो गया, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ, ओके, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो जो मोस्ट कॉमन होती है वो एंटीरियर यूवाइटिस होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एयोर्टिक रिगर्जिटेशन नहीं हो सकती, एयोर्टिक रिगर्जिटेशन भी होती है, कंजंक्टिवाइटिस भी होती है, हार्ट ब्लॉक्स भी आपको देखने को मिलता होता है, वो भी 3rd डिग्री का हार्ट ब्लॉक देखने को मिलता है, मैटर रिगर्जिटेशन भी होती है, पेरिकार्डाइटिस भी होता है, अमाइलोइडोसिस भी होता है, कोल्डा क्वाइना सिंड्रोम भी होता है, प्रोस्टाटाइटिस भी होता है, मतलब ये सारे ही होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो इंटीरियर यूवाइटिस होता है। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर एक वुमेन है जो कि व्हील करती है, पर्दा करती है, आई लैंड से आई है और प्रोक्सिमल गर्डल की वीकनेस है, प्रोक्सिमल मायोपैथी है, मोबाइल हैबिट्स नॉर्मल है, कोई वेट लॉस की हिस्ट्री नहीं है, फेस नॉर्मल है, पावर मसल्स में थोड़ी सी कम होगी है, लाइक 3/5 होगी है, और डिस्टल मसल्स में ऑलमोस्ट ठीक है, यानी डेट मीन्स ये डिजीज़ ये प्रोक्सिमल मायोपैथी का या प्रोक्सिमल मसल्स को इन्वॉल्व करने वाला डिजीज़ है, क्लियर, सही हो गया, ओके। मसल्स में पेन आपको देखने को मिलता है, रिफ्लेक्सेस सब कुछ ठीक है, ओके,
टू अचीव अ डायग्नोसिस, तो आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करा लोगे? ओके, तो उसके लिए जो है ना अवील करती है, पर्दा करती है, सनलाइट का एक्सपोजर कम से कम होगा, तो विटामिन डी, ऑस्टियोमलेशिया को रूल आउट करने के लिए विटामिन डी का लेवल करा लोगे। क्लियर, सही हो गया, क्योंकि सनलाइट का एक्सपोजर ना होने की वजह से देखने को मिलता होता है। और इसमें आपको वैडलिंग गेट देखने को मिलता है, प्रॉक्सिमल मायोपैथी देखने को मिलती होती है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। सिवियर नी पेन है ओवर द 24 आवर, 24 घंटों से उसको नी में पेन हो रहा है, नी रेड है, सॉलन है और टेंडर है, और डायबिटीज मेलाइटिस और कार्डियो मायोपैथी की हिस्ट्री आपको देखने को मिल रही है। ओके, कार्डियो मायोपैथी की हिस्ट्री है, सही है। और वो भी किसका है? नी जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है। अब जो गाउट होता है ना, गाउट वैसे नी को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन जो एक्यूट गाउट होता है वो यूजुअली इन्वॉल्व करता है फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट को। क्लियर, और यहाँ पे डायबिटीज़ की हिस्ट्री दी है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है और कार्डियोमायोपैथी है, दोनों क्या करवा सकती है? दोनों सूटो गाउट करवा सकती है। और एक्सरे नी के अंदर कॉन्ट्रा कैल्सिफिकेशन भी दी हुई है। ओके, तो डायग्नोसिस कैसे बनाओगे? आर्थ्रोसेंटिसिस कर दोगे और पॉजिटिवली बायरफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स को देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर 32 ईयर ओल्ड फीमेल है, रैश ओवर द स्काल्प है, लॉस ऑफ हेयर है और पिगमेंटेशन भी है, और उसको पैलेट के ऊपर अल्सर्स भी देखने को मिल रहे हैं। नो हिस्ट्री ऑफ सीजर साइकोसिस है, सीबीसी में एच बी ठीक है, टीएलसी कम हो गया, प्लेटलेट भी कम हो गया, प्रोटीन यूरिया है, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है। अगर हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अप्लाई करते हो एसएलई का, तो एसएलई डायग्नोस करने के लिए मुझे 11 में से 4 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 रैश है स्काल्प के ऊपर, 1 पॉइंट मिल गया। नंबर 2 ओरल अल्सर है, दूसरा पॉइंट मिल गया। नंबर 3 हेमाटोलॉजिकल पैनसाइटोपिनिया, तो तीसरा पॉइंट मिल गया। नंबर 4 प्रोटीन यूरिया, ल्यूपस नेफ्राइटिस है, चौथा पॉइंट मिल गया। तो 4 मिल गया, तो डायग्नोस बना लूँगा एसएलई का, तो ये ल्यूपस नेफ्राइटिस है, और ल्यूपस नेफ्राइटिस की डायग्नोसिस के लिए रीनल बायोप्सी कराते होते हैं। ओके, और सिविरिटी को कोरिलेट करने के लिए एंटी डीएस एंटीबॉडी होता है। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर 35 ईयर ओल्ड राइट हैंडेड ड्रिल्ड वर्कर है, उसको नॉक्टर्नल नंबरनेस हो रही है और पेन हो रहा है राइट हैंड का, जिसकी वजह से रात को उठ जाता है और ये हैंड शेक करने से रिलीव हो जाता है। और थिनार एमिनेंस की आपको एट्रॉफी देखने को मिल रही है। अब देखो ड्रिलिंग वाले वर्कर है, काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, ट्रॉमा रिपीटेटिव रिस्ट का ट्रॉमा हो सकता है, और टीनल साइन फैलन टेस्ट भी पॉजिटिव है, तो ये आपको कार्पल टनल सिंड्रोम में देखने को मिलता है। कार्पल टनल सिंड्रोम मिक्सोडीमा की वजह से भी देखने को मिल सकता है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो सकता है, एक्रोमेगाली की वजह से भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 में 55 ईयर ओल्ड मैन है जिसको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। ओके, रिस्ट एल्बो नी जॉइंट यानी पेरिफेरल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इफेक्टिव इन दिस फेस है। अब ये पेरिफेरल आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए, ओके, अगर सिंपल जो आर्थराइटिस है ना उसके लिए तो आपका एनसेट या पैरासीटामोल से काम चल सकता था, लेकिन अब उसको कौन सा आर्थराइटिस हो गया है? ओके, अब उसको पेरिफेरल आर्थराइटिस डेवलप हो गया। पेरिफेरल आर्थराइटिस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? DMARD और NT-TNF वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर, ओके, सही हो गया। तो यहाँ पर कौन सी NT-TNF है? NT-TNF इन्फ्लिक्सीमाब, एडालीमुमाब होती है और इटानरसेप्ट होती है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका वही आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है 22 ईयर ओल्ड मैरिड मैन प्रेजेंट विथ स्वेलिंग ऑफ स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड। ओके, छोटे छोटे मसल्स की स्वेलिंग वगैरह होना शुरू हो गई है। कंप्लेंट्स ऑफ फीवर फॉर एटलीस्ट डेज, लास्ट फ्यू डेज विद डिसयूरिया है, पल्सेस यूरिन के अंदर मिल रही है, और वो यानी कंजक्टिवाइटिस है, यूरिथ्राइटिस है और आर्थराइटिस है। विच आर द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ सिस्टमिक स्टेरॉइड्स है। तो सिस्टमिक स्टेरॉइड्स आप कब स्टार्ट करते होते हैं? एंटीरियर यूवाइटिस के केस पे स्टार्ट करते हैं। ओके, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर पेन इन हर फिंगर ऑन एक्सपोजर ऑफ कोल्ड। ओके, पेन डिस्कम्फर्ट है, ये नॉट फिनोमिना होता है, आर्थराइजिया है और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग ऑफ सॉलिड फूड है। तो ये क्या है? ये सिंपल आपका कहने का मतलब है सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है या स्क्लेरोडर्मा होता है। तो इसमें क्या करा लोगे? ओके, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन ज़्यादा फॉलोइंग इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट तो कोई भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, बस रिप्रोडक्शन ऑफ सिम्टम, वही सिम्टम वापस आ जाएंगे जब कोल्ड हैंड पे इमर्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 38 है रैपिड ऑनसेट पेन है, फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट का, स्वेलिंग और टेंडरनेस है, तो एक्यूट गाउट की हिस्ट्री है। जो फर्स्ट ड्रग और चॉइस होती है वो एनसेट होती है। ओके, और इसके बाद कोल्चिसिन इस्तेमाल कर लोगे, और लास्ट में इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड है। क्वेश्चन नंबर 39 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस रिजेंबल, ओके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस है और वो किसको रिजेंबल कर रहा है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। तो ये आपको देखने को मिलता है सोरियोसिस के केस में, सोरियोटिक आर्थराइटिस होता है, ये रिजेंबल करता होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। क्लियर, सही हो गया। अब आगे चलते होते हैं। ओके, लेकिन एक बात याद रख लेना कि इस केस में ना नोड्यूल्स नहीं होंगे और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन नहीं होगी सोरियोटिक आर्थराइटिस के केस में। बस सोरियोटिस में आपको नेल की फाइंडिंग मिलेगी, पिटिंग, ऑनकोलाइसिस, ये आपको देखने को मिलता है, हॉरिजॉन्टल रिजिंग भी होती है। नेक्स्ट है ना पेशेंट विद लिमिटेड क्यूटेनियस सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, कौन सी एंटीबॉडी होती है? लिमिटेड के अंदर एंटीबॉडी होती है, कौन सी होती है लिमिटेड में? एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडी होती है क्रस सेंट्रोम में, और डिफ्यूज वाले के अंदर आपको देखने को मिलती है एंटी टोपोइसोमेरेस, जिसको एंटी SCL70 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है 60 ईयर ओल्ड
मेल जिसको हेडेक है, राइट टेम्पोरल एरिया पर 50 साल से ऊपर है, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल रीजन पे हेडेक है, स्काल्प की टेंडरनेस है, जॉ क्लॉडिकेशन है, ओके, रिड्यूस कलर परसेप्शन है, ओके, यानी ऑप्टिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट वगैरह, ब्लाइंडनेस हो गया है, ऑप्टिक नर्व नहीं बल्कि ये पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी के ओक्लूजन की वजह से होता है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। तो डायग्नोसिस इज जॉइंट सेल आर्टराइटिस। क्वेश्चन नंबर 42 है, परपरिक रैश है, प्रोराइटिक रैश लिखा हुआ है, हालांकि परपरिक रैश होना चाहिए था, बटक्स पे और लोअर लेग्स पे है, एब्डोमिनल पेन है, जॉइंट पेन है, ब्लडी स्टूल है, आर्थ्रैल्जिया है, परपरा पाल्पेबल है। तो दिस इज द क्लासिकल सिनेरियो ऑफ हिनोस-शॉर्लियन परपरा, जिसमें आईजीए वास्कुलाइटिस देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, 25 ईयर ओल्ड फीमेल जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और वो प्रेग्नेंट है, तो कौन सी ड्रग प्रेगनेंसी में सेफ होती है? सल्फासालाजिन होती है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए मिथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजिन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, पेन एंड स्वेलिंग इन फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ओके, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलती है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस वैसे डिप को भी इन्वॉल्व करता है। 2 वीक हिस्ट्री ऑफ डायरिया है बिफोर द ऑनसेट ऑफ आर्थराइजिया, रिएक्टिव आर्थराइटिस में होता है। क्लैमिडिया की वजह से हो सकता है, शिगेला, साल्मोनेला और कैम्पेलोबैक्टर की वजह से होता है। ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस इन केस ऑफ 2 प्रीवियस कॉलीज फ्रैक्चर है। ओके, तो कॉलेज फ्रैक्चर रिस्ट का फ्रैक्चर होता है, तो इसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करनी है? बिसफॉस्फोनेट इस्तेमाल करनी है। बिसफॉस्फोनेट में एग्जांपल बता सकते हो आप कोई? जोलिड्रोनेट, एलेंड्रोनेट, ये आप इस्तेमाल कर सकते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। जो बिसफॉस्फोनेट होती है ना, ये बोन की रिजॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती है। ओके, सही है। ओलेंड्रोनेट, जोलिड्रोनेट होता है। अब जो आईवी होते हैं ना, वो जोलिड्रोनेट है और इबेंट्रोनेट है, और जो ओरल एजेंट होती है वो एलेंट्रोनेट होता है। क्लियर। अब इनके तो साइड इफेक्ट में ना सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जा, एट्रियल फिब्रिलेशन और पिल इसोफेजाइटिस, ये आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा डिनोसिम आप इस्तेमाल कर सकते हो, टेरीपेराटाइड इस्तेमाल कर सकते हो, कैल्शियम विटामिन डी दे सकते हो, रिलैक्सोफिन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट इन पेशेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज में तो हम ये इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, एनसेड इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम कोल्चिसिन लेंगे। अगर कोल्चिसिन ऑप्शन में नहीं है तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ स्टीरॉइड है। ओके, इसके बाद इनकेस ईएसआर है, मसल का पेन है और अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है। ईएसआर का मतलब है कि कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। मसल का पेन है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है, शोल्डर की और हेडेक भी है, तो ये पोलीमाइल्जिया रूमेटिका में देखने को मिलता होता है। क्लियर। ओके, अगर किसी को मायोपैथी है, मसल में पेन है या वीकनेस है, और ईएसआर और केराटिन काइनेज के लेवल दोनों नॉर्मल है, तो वो कुशिंग सिंड्रोम होता है। अगर ईएसआर ज़्यादा है, केराटिन काइनेज के लेवल नॉर्मल है, तो पोलीमाइल्जिया रूमेटिका होता है, जिसमें हेडेक, स्टिफनेस होती है शोल्डर में, पेल्विक गिर्डल में स्टिफनेस होती है, ब्लाइंडनेस होती है। अगर प्रॉक्सिमल मसल में वीकनेस है और साथ में आपको ईएसआर और सी के दोनों एलिवेटेड है, तो ये आपका होता है मायोसाइटस। ओके, मायोसाइटस में ईएनए पॉजिटिव होता है, एंटी रो एंटीबॉडी, एंटी जो एंटीबॉडी, एंटी एसआरपी एंटीबॉडी आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। और अगर ईएसआर नॉर्मल है, क्रिएटिन काइनेज के लेवल ज़्यादा है, तो ये स्टैटिन्स या हाइपोथायराइडिज्म में होता है। और ईएसआर और सी के दोनों नॉर्मल है लेकिन टेंडर पॉइंट्स हैं, तो ये फाइब्रोमाइल्जिया में होते हैं। नेक्स्ट इज ड्रग फॉर एक्यूट गाउट, तो वो इंडोमेथासिन एनसेड है। वैसे इसने लिखा है फर्स्ट लाइन इज कोल्चिसिन, लेकिन मैंने जितने भी बुक में पढ़ा है वो कहते हैं कि एनसेड लो, फिर कोल्चिसिन लो, फिर स्टीराइड दो। फ्रैक्चर प्लस हीमाचूरिया प्लस रेब्डोमायोलाइसिस। ओके, ठीक है, यानी पहले फ्रैक्चर हुआ, उसकी वजह से रेब्डोमायोलाइसिस हुआ और इसकी वजह से हीमाचूरिया हो गया। तो इसको चेक करने के लिए कि मसल की इंजरी थी तो आप केराटिन काइनेज के लेवल करा लोगे। फीमेल पेशेंट है, जॉइंट का पेन है लेकिन कोई इन्फ्लेमेटरी मार्कस एब्सेंट है, इन्फ्लेमेटरी मार्कस एब्सेंट है, जॉइंट का पेन है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। एनसेड या पैरासीटामोल आप स्टार्ट करते होते हैं। नेक्स्ट है नी पेन विद कैल्सिफिकेशन ऑन एक्सरे, सूडोकाउट होता है, कैल्शियम पाइनोफॉस्फेट डिहाइड्रेट क्रिस्टल्स होते हैं। ड्रग फॉर बोथ स्किन एंड जॉइंट लिगन इन सोरियोसिस। ओके, सोरियोसिस में स्किन और जॉइंट लिगन दोनों को टारगेट करने के लिए ड्रग और चॉइसेस मिथोट्रेक्सेट। वैसे दूसरी बुक्स में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे मिथोट्रेक्सेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेरिफेरल आर्थराइटिस के केस में, या फिर आप स्किन रैश वगैरह के केस में आप इस्तेमाल कर सकते होते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। ओके, हिज आर्थराइटिस कंजंक्टिवाइटिस यूरिथ्राइटिस हीटर सिंड्रोम में होता है, पेन ऑफ शोल्डर एंड हिप यानी प्रॉक्सिमल मायोपैथी पोलीमाइल्जिया रूमेटिका में होती है, जॉइंट सेल आर्थराइटिस एसोसिएटेड होती है। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, रिनॉट फिनोमिना है। ओके, बीक्ड नॉट है, बीक्ड नॉस है और टेलेंजेक्टेसिया। क्रस्ट सिंड्रोम पूरा कर लो, कैल्सिनोसिस, रिनॉट फिनोमिना, इसोफेजियल डिसमोटिलिटी, स्क्लेरोडक्टाइली, टेलेंजेक्टेसिया। तो ये लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा होता है, इसमें एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडी होती है। डिफ्यूज वाले में कौन सी एंटीबॉडी होती है? डिफ्यूज वाले में आपको देखने को मिलती है एंटी टोपोआइसोमेरेज, एंटी एचसीएल 70 होती है। ओके, अगर एंटीबॉडी निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ हो, पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ हो, तो वो माइस्थीनिया में होती है, जबकि लैम्बर्ट हीटन में प्री साइनेप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के खिलाफ होती है। काज ऑफ काफ पेन, ओके, इन पेशेंट विद ओरोजेनिटल अल्सर और इरिथीमा नोडोसम है। क्लियर, ओक्लो ओरोजेनिटल अल्सर HLA-B9। ओके, ये आपको देखने को मिलता है बेशर डिजीज में, और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होती है।
क्राइटेरिया फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ये इतने आपको चीज़ें चाहिए होती है डायग्नोस करने के लिए। ओके, मोर देन और इक्वल टू 6 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। अब ये क्राइटेरिया किसने बनाया हुआ है? क्राइटेरिया मैंने नहीं बनाया हुआ, अमेरिकन कॉलेज ऑफ र्यूमेटोलॉजी ने बनाया हुआ है। ठीक हो गया। ओके, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें जॉइंट्स अफेक्टेड है कि लार्ज जॉइंट्स अफेक्टेड है, ड्यूरेशन ऑफ सिम्पटम है 6 वीक से कम है, 6 वीक से ज़्यादा है, सीरोलॉजी है कि रूमेटॉइड फैक्टर या सीसीपी पॉजिटिव है या नहीं, और एक्यूट फेस रिएक्टेंट हो जाते हैं। क्लियर, इस तरीके से आपने इसको याद करना होता है। सही है। और इसको याद कैसे करना है, एक मिमोनिक आपने रट्टा मारना है ARDS। ओके, ए से एक्यूट फेस रिएक्शन होता है। ओके, आर से क्या होता है? आर से रिफ्रैक्टरी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। ओके, डी से ड्यूरेशन ऑफ सिम्पटम और एस से सीरोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको ऑस्टियोफाइट और सब कॉन्ट्रोल स्क्लेरोसिस है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलता होता है। मॉनिटरिंग विद ओके, अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में एसिमेट्रिकल जॉइंट नर्विंग भी होती है। मॉनिटरिंग विद एज़ैथियोप्रीन। ओके, जो एज़ैथियोप्रीन होती है, क्या इसमें आपने किन किन चीज़ों की मॉनिटरिंग करनी होती है? अब एज़ैथियोप्रीन एक तो एक काम ये करती है कि जो सोया हुआ टीबी है ना, जो टीबी सो रहा होता है उसको जगा देती है। तो पहले तो आपने ये काम करना होता है एज़ैथियोप्रीन का कि टीबी को ना जगा दे, तो पहला तो ये काम करना है। दूसरा आपने एक और चीज़ आपने देख लेनी है, एंटी TNF भी टीबी को एक्टिवेट कर देती है। दूसरा आपने CBC और LFTs करा लेने हैं क्योंकि ल्यूकोपीनिया और हेपेटाइटिस करवा देती है। मायोसाइटिस के लिए जो इन्वेस्टिगेशन आप कौन से करवाते हैं? मसल बायोप्सी करा लेते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। मसल बायोप्सी में क्या मिलेगा? एंडोमाइसियल या पेरीमाइसियल इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन डर्मेटोमायोसाइटिस है या पॉलीमायोसाइटिस है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है एक्यूट मोनोआर्थराइटिस आफ्टर अ वीक ऑफ डायरिया और हाई न्यूट्रोफिल्स है। ओके, सही है, इन एस्पिरेशन फ्रॉम ज्वाइंट, तो ये रिएक्टिव आर्थराइटिस में देखने को मिलती होती है। क्लियर। स्केलिंग बिहाइंड द आई, एक्ट्रोपियन लिखा हुआ है, और आर्थराइटिस ये आपको सोरियोटिक आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। जैसे एक्ट्रोपियन स्केलिंग बिहाइंड द आई को तो नहीं कहते। ओके, लेकिन आर्थराइटिस है, उस स्किन की जो लीजन है वो सोरियोटिक आर्थराइटिस में होती है। अब इस MCQ में थोड़ी सी खराबी है, तो इसको मॉडिफाई होने वाला है। ठीक हो गया। तो एनीवन जो कि आप कमेंट सेक्शन में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एंटी-CCP एंटीबॉडी होती है, स्क्रीनिंग के लिए RF करा लेते हैं। नेक्स्ट है TLC काउंट अगर 20,000 से ज़्यादा का है और जॉइंट का पेन है। ओके, तो ये रिएक्टिव आर्थराइटिस में आपको देखने को मिलता है। अगर सेप्टिक आर्थराइटिस होता तो मुझे 50,000 से ऊपर जाना पड़ता इसको WBC के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज सीरम केराटिन फास्फोकाइनेज का लेवल है। ओके, और स्किन की लीगन तो डर्मेटोमायोसाइटिस में होती है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट एनसेड होता है और फर्स्ट लाइन आपकी कोल्चिसिन होती है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं बोनी इरोयंस आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलती है। पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया, जॉइंट स्पेस नार्विंग है। ओके, और डिफॉर्मिटीज़ भी आपको देखने को मिलती है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ बैक पेन, तो बैक पेन के केस में आपने एक्सरे सैक्रोलिक जॉइंट कराना होता है। बैम्बू स्पाइन तो नहीं है कहीं, और शोबर टेस्ट भी कराना होता है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन SLE तो एंटी-DS एंटीबॉडी होती है। एस्पायरेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। ओके, जो साइनोवियल फ्लूइड की एस्पायरेशन होती है, साइटोलॉजी देखोगे सेप्टिक आर्थराइटिस को रूल आउट करने के लिए। माइस्थीनिया ग्रेविस है, डिप्लोपिया है, और फटीग एट द एंड ऑफ द डे है, तो पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी की वजह से होता है। ड्रग इन एक्यूट गाउट, एक्यूट गाउट में NSAID, एलोपेरिनोल नहीं देते, NSAID कॉल्चिसिन, और आप इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉयड देते हैं। रिकरेंट पैरोटिड ग्लैंड की इन्लार्जमेंट है और इंक्रीज गिलिटिनस इन आइज। गिलिटिनस इन आइज दैट मीन्स कि क्या है? ओके, फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, ड्राई आइज है, शॉकरन सिंड्रोम में होती है। HLA-B27 ये 4 डिजीज होती है सीरो नेगेटिव वाले। सोरियोटिक आर्थराइटिस एंड काइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। ओके, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एसोसिएटेड आर्थराइटिस होता है, और रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है। पेनफुल स्वॉलन बिग टू एक्यूट गाउट में होता है। एक्यूट गाउट में ड्रग अवॉइड करनी है, एलोपेरिनोल। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन SLE में एंटी-DS एंटीबॉडी होती है। ओल्ड एज पेशेंट है, डिस्टल इंटरफ्लेंजियल में स्टिफनेस है, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो नहीं सकता, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। हिस्ट्री ऑफ अटैक ऑफ डिजेंट्री, यूरिथ्राइटिस, कंजंक्टिवाइटिस, आर्थराइटिस, रीटर सिंड्रोम, ये रिएक्टिव आर्थराइटिस में होते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट रिपीटेड MCQs, प्रॉक्सिमल सिमेट्रिकल मसल वीकनेस है, खासतौर पर लोअर लिम्स की और स्किन के चेंजेस है, लाइक हिलियोट्रोपी रैश, गोट्रान पेप्यूल। ओके, शार्ल साइन। ओके, तो ये आता है आपका डर्मेटोमायोसाइटिस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मसल बायोप्सी होता है, अगर अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी करा लोगे। क्लियर। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो स्टीरॉइड होता है, और कॉम्प्लिकेशन क्या है इसके साथ? मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड होती है, लंग्स की, ओवेरियन या GI मैलिग्नेंसी। नेक्स्ट है कि एक मिडिल एज फीमेल है जिसको सिमेट्रिकल मॉर्निंग स्टिफनेस है और जॉइंट की स्वेलिंग्स है। सिमेट्रिकल मॉर्निंग स्टिफनेस और जॉइंट की स्वेलिंग्स है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता है।
मोर स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटी सीसीपी एंटीबॉडी होती है। ट्रीटमेंट के अंदर मिथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, सल्फासालाजिन होता है। एक्सरे करा लोगे, पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया, इरोजन, जॉइंट डिफॉर्मिटी, सिमेट्रिकल जॉइंट नर्विंग देखने को मिलती है। ओके, और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है कैप्लान सिंड्रोम है, सेकेंडरी शॉगन सिंड्रोम है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, एक्सुडेटिव प्लूरल फिगन है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट डिस्लोकेशन है जिसकी वजह से सर्वाइकल कॉर्ड कंप्रेशन हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले सेम फीचर्स आपको सोरियोटिक आर्थराइटिस में भी देखने को मिल सकते हैं, बस इसमें रूमेटॉइड नोड्यूल नहीं होते और कोई एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन नहीं होती। और सोरियोटिक आर्थराइटिस में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो मिथोट्रेक्सेट आ जाती होती है। पैनसाइटोपिनिया है, नॉन इरोसिव आर्थराइटिस है, बटरफ्लाई रैश है, ईएसआर ज़्यादा है तो एसएलई में देखने को मिलता है। एंटीडीएस एंटीबॉडी होती है। रीनल डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए रीनल बायोप्सी करा लेते हैं। इसके बाद सिमेट्रिकल थिकनिंग, ओके, थिकनिंग, टाइटनिंग, इंड्यूरेशन ऑफ स्किन, दिस इज कॉल्ड स्क्लेरोडक्टाइली। अगर डिस्टल टू द एल्बो नहीं है तो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा होता है। क्लियर, क्या होता है लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा? लिमिटेड वाले को हम क्रेस्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। कैल्सिनोसिस, रिनॉट फिनोमिना, इसोफेजियल डिस्मोटिलिटी, ओके, टेलेंजिक्टेसिया, ये आपको क्रेस्ट सिंड्रोम में देखने को मिलता होता है। ओके, सही हो गया, तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा। जबकि दूसरा वाला था हमारा वो डिफ्यूज़ वाला था। डिफ्यूज़ के अंदर जो होते हैं ना इन्वॉल्वमेंट वो प्रॉक्सिमल होते हैं, उसमें आपको एंटी टोपो आइसोमेरेस एंटीबॉडी भी देखने को मिलती है। जो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा ज़्यादा कॉमन होता है, जो स्किन की थिकनिंग होती है एल्बो नी से डिस्टल होती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। क्लियर, प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छा होता है, क्रस्ट सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है। जबकि डिफ्यूज़ वाले में एंटी टोपो आइसोमेरेस या SCL70 होती है। क्लियर, स्किन के जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो डिस्टल आपको देखने को मिलती होती है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस और रीनल हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, डीजेनरेटिव डिजीज इन एडवांसिंग एज है विद नो इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक फाइंडिंग। ओके, डीजेनरेटिव डिजीज है, बूढ़े पेशेंट में है, डिप को इन्वॉल्व कर रहा है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इसमें आपको क्या क्या फाइंडिंग मिलती है? इरेगुलर जॉइंट स्पेस नर्विंग होती है, ऑस्टियोफाइट्स होता है, सबकॉन्ड्रियल सिस्ट और सबकॉन्ड्रियल स्क्लेरोसिस देखने को मिलती है। प्रोक्सिमल के अंदर आपको बोचार्ट और डिस्टल के अंदर हेबर्डन नॉट्स देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट में एनसेड, पैरासीटामोल, लेकोस्टेरॉइड है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस टोटल आर्थ्रोप्लास्टी होती है। मेल विद द हिस्ट्री ऑफ यूजिंग थायराइड डायूरेटिक है। थायराइड डायूरेटिक यूज करने की वजह से फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट में पेन हो गया। दैट मीन्स एक्यूट गाउट होता है। एक्यूट गाउट की जब आप जॉइंट फ्लूइड एस्पिरेशन करोगे ना, पोलराइज लाइट के नीचे देखोगे तो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल होते हैं, नेगेटिवली बाइफ्रेंजेंट होते हैं, नीडल शेप होते हैं। ओके, और थेरापी करने से पहले आपने ना कल्चर भी करा लेना है टू रूल आउट सेप्टिक आर्थराइटिस। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट एनसेड, कोल्चिसिन और इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड देते हैं। प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप यानी क्रॉनिक गाउट या रिकरेंट के लिए आप एलोपेरिनोल वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, डोंट कंफ्यूज विद सूडो गाउट है। सूडो गाउट के अंदर तो सीवियर पेन होता है, नी में देखने को मिलता है और कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस होती है, कार्टिलेज की और एक्सरे है। और जो क्रिस्टल्स होती है कैल्शियम पाराफॉस्फेट डाइहाइड्रेट की होती है, जो कि रोम्बॉइड शेप होती है, पॉजिटिवली बाइफ्रेंजेंट होते हैं। डायबिटिक ओबीज है, पेन इन द लेफ्ट नी है और जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो चुकी है तो ये सेप्टिक आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। लो बैक पेन, ओके, लो बैक पेन जिसके रिस्क फैक्टर ना डायबिटीज़ है। ओके, डायबिटीज़, HIV, एल्डरली होती है या जॉइंट्स डैमेज हो गया या फिर बैक्टीरियल हीमेटोजेनस सेपरेट हो गया। ओके, ड्यू टू IV ड्रग यूज़र। ठीक है, इसके बाद लो बैक पेन जो कि बटक्स में और बैक ऑफ थाई में रेडिएट कर रहा है लेकिन वो एक्टिविटी करने से रिलीव हो जाता है तो ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। क्लियर, और इसके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRI होती है। ट्रीटमेंट में एनसेड है, एंटी TNF इनहिबिटर इस्तेमाल करते हैं। लाइक वो कौन कौन से होती है TNF इनहिबिटर? इन्फ्लेक्सिमाब, डेलिमुमाब होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एंटीरियर यूवेइटिस होती है। और अगर फैमिली हिस्ट्री हो, ओके, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री हो और IBD की और लेकिन कोई एक्सरे की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, मतलब रेडियोग्राफ नॉर्मल हो, सेम हो, IBD भी एसोसिएटेड हो तो उसको एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस कहते हैं। जॉइंट पेन फॉलोइंग GIT और जेनिटोजेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन तो वो रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है। रीटल के अंदर क्या क्या है? यूरेथ्राइटिस, कंजंक्टिवाइटिस और आर्थराइटिस होता है। फीचर्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हेडेक और विजुअल इश्यूज आ रहे हैं। ओके, ड्यू टू जॉइंट सेल आर्थराइटिस। ओके, और लास्ट में है कि एब्रप्ट मसल वेस्टिंग है। वैसे जो हेडेक है, विजुअल इश्यूज इन मोर देन 50 ईयर्स तो ये आपको पोलीमाइल्जिया रूमेटिका या जॉइंट सेल आर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं। इसमें आपने स्टेरॉइड एज सून एज पॉसिबल आपने स्टार्ट कर देना है। ओके, तो ये हमारा कवर हो गया है पहला चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर शुड बी द हीमाटोलॉजी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 22 ईयर ओल्ड, पेल लुकिंग है, एनीमिया है, HP रिलेटिवली कम हो गया है और माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। जब भी आपने माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया पढ़ना है ना तो आपके जहन में कौन कौन से डिफरेंशियल्स आते हैं? एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, लेड पॉइजनिंग, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिट्रोप्लास्टिक और थैलेसीमिया आता है।
और टारगेट सेल आपको थैलेसीमिया में देखने को मिलते हैं। सीरम आयरन नॉर्मल है, TIBC नॉर्मल है, डेट मीन्स कोई बिनाइन कंडीशन है। दिस इज द थैलेसीमिया माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको फटीग है, पैलर है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन थेरेपी को देखने के लिए कि रिस्पॉन्स आया है नहीं आया, तो रेटिक्स करा लोगे और HB का लेवल करा लोगे। नेक्स्ट है कि यंग मेल है जिसको एनीमिया ब्लीडिंग इन्फेक्शन है, तो ये पैनसाइटोपिनिया में देखने को मिलता है। पैनसाइटोपिनिया को डायग्नोस करने के लिए या एप्लास्टिक एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए बोन मैरो बायोप्सी कराते हैं। नेक्स्ट है 55 ईयर ओल्ड ओके मेल जिसको एडिसन डिजीज़ है। एडिसन डिजीज़ एक आउटोम्यून डिजीज़ है, डेट मीन्स इसके साथ दूसरे आउटोम्यून डिजीज़ भी एसोसिएटेड होते हैं लाइक पर्नीशियस एनीमिया। और पर्नीशियस एनीमिया की जो कॉम्प्लिकेशन या एसोसिएशन होती है वो गैस्ट्रिक कैंसर होती है, जिसमें वेट लॉस एनोरेक्सिया मेलिना लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग स्टैंडिंग मिथोट्रेक्सेट यूज़ कर रहा है फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और मिथोट्रेक्सेट, फेनिटोइन, 5-फ्लोरोयूरेसिल इनकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। 22 ईयर ओल्ड ओके उसको डेंगू फीवर हो गया है ड्यूरिंग एपिडेमिक, तो कौन सी बात ठीक नहीं है। तो जो डेंगू फीवर इज हार्डली एवर फैटल, नुकसानदेह होता है, ये बात गलत है कि नुकसानदेह नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 है TLC रिलेटिवली कम हो गया ओके, तो कौन सा ड्रग है जो ल्यूकोपीनिया नहीं करवाती होती। क्लियर, जो एस्पिरिन है ये ल्यूकोपीनिया नहीं करवाती। फेनिटोइन, कार्बामेजापिन, सल्फोनामाइड, सिमाटिडीन ओके। और इसके अलावा साइक्लोफॉस्फामाइड है जो साइटोटॉक्सिक ड्रग होती है, वही प्लास्टिक एनीमिया करवा देती है। जनरलाइज फटीग है, लो ग्रेड फीवर है, पेन इन लेफ्ट अपर एब्डोमेन है ओके, यानी एब्डोमिनल पेन है, लो ग्रेड फीवर है, पेल है। और पेल का मतलब अनीमिया हो गया। और सप्लीनोमेगाली है, और सप्लीन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है। अब जो मैसिव सप्लीनोमेगाली होती हैं उसके 3 डिफरेंशियल्स होते हैं, मलेरिया, CML, माइलोफाइब्रोसिस ओके। सप्लीनोमेगाली टाइफाइड में भी हो सकती है और पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वगैरह में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री है। एब्डोमिनल पेन आपको टाइफाइड में देखने को मिलता है, लेकिन पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वगैरह में यूजुअली कम होता है। पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वगैरह में हेडेक, डिजीनेस, टिनाइटस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है 55 ईयर ओल्ड हाउस वाइफ है, उसको सीवियर जनरलाइज्ड वीकनेस है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। अब कौन सी फाइंडिंग अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन में भी कंट्रोवर्सी हो सकती है। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से पैनसाइटोपिनिया देखने को मिल सकता है क्योंकि सारे सेल लाइन्स अफेक्टेड होते हैं। तो आई थिंक रेस ल्यूकोसाइट काउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस शुड बी नॉट अ गुड ऑप्शन ओके। क्योंकि ऐसा होता है कि हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वाले पेशेंट को कहने का मतलब है इसमें हिमोलिसिस भी आपको देखने को मिलता है, यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वाले पेशेंट में LDH और इंडायरेक्ट बिलीरुबिन के लेवल भी ज़्यादा होता है, तो फेरेटिन भी ज़्यादा हो सकता है हिमोलिसिस की वजह से। तो आई थिंक रेस ल्यूकोसाइट काउंट ज़्यादा अच्छा बन रहा है। दिस इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर। बीटा थैलेसीमिया मेजर थैलेसीमिया क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो एक एक पेरेंट को दोनों पेरेंट्स के अंदर एब्नॉर्मल एलील्स होने चाहिए, दैट इज वाई आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट वन पेरेंट हैज़ अ थैलेसीमिया माइनर ओके, तो ये बात सही नहीं है ओके, सही है ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, डायग्नोस्टिक फीचर की नहीं आता, बाकी सब चीज़ें आपको देखने को मिलती होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, विच इज द की इन्वेस्टिगेशन टू एक्सक्लूड अर्ली डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में माइक्रो एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो वगैरह करा लेते हैं, दोनों 30 से ऊपर होती है, 30 to 300 माइक्रो एल्ब्यूमिन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में फीवर है, वेट लॉस है और प्रोराइटस है ओके। और रबरी लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है, वो भी सुप्राक्लेविकुलर फोसा में, एक्सिलरी में और मीडियास्टिनल में, यानी एक्सियल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है और स्प्लीन का साइज भी बढ़ गया है, तो हॉजकिन लिम्फोमा को सबसे ऊपर आपने रखना है। नेक्स्ट है ग्रेवियस डिजीज वाला पेशेंट है, प्रोपाइल थायोरेसिल इस्तेमाल कर रहा है। अब प्रोपाइल थायोरेसिल की वजह से शॉर्ट थ्रोट, लो ग्रेड फीवर है ओके, और पेशेंट अनवेल हो रहा है। अब असल में होता ये है कि जो ड्रग है ना, एंटी थायराइड ड्रग होती है, ये एक ग्रेनुलोसाइटोसिस करवा देती है, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस की वजह से इन्फेक्शन होता है, तो आपने CBC कराना है। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्यूट पेंक्रेटाइटिस है, उसने अल्कोहल कंज्यूम कर ली थी, अपर एब्डोमेन में टेंडरनेस है, हेपेटोसप्लीनोमेगाली भी देखने को मिल रही है। क्लियर, सही है ओके। और अल्कोहल को काफ़ी अर्से से कंज्यूम कर रहा है, अपर एब्डोमेन में टेंडरनेस है और हेपाटोसप्लीनोमेगाली है, HB कम हो गया, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिल रहा है, SGPT EST के लेवल भी ज़्यादा हुआ है ओके। व्हाट शुड बी द डायग्नोसिस ओके, तो ये डायग्नोसिस होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस विद लीवर सिरोसिस है ओके, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस विद लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस क्यों कहा, क्योंकि हेपाटोसप्लीनोमेगाली आपको देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर चलते होते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि पार्शल गैस्ट्रेक्टमी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर 10 ईयर्स एगो ओके, पार्शल गैस्ट्रेक्टमी हुई है ओके, HB कम है, MCHC नॉर्मल है और MCV बढ़ गया है। अब MCV बढ़ गया है, मेगालोब्लास्टिक है, और मेगालोब्लास्टिक आपको देखने को मिलता है B12 की डेफिशिएंसी के अंदर। 4 बनते हैं जिनका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल ये बताया हुआ है ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल, तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है 60 to 100 होता है ओके, तो जिसका 90 है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सप्लीनेक्टमी इज रिकमेंडेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो सप्लीनोमेगाली आप वास्कुलर पर्परा में नहीं करोगे, बाकी ITP में करते हैं, हाइड्रेटिव सफिरोसाइटोसिस में करते हैं, ऑटोम्यून हेमोलिटिक में और हाइपरसप्लिनिज्म में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज एसेंशियल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ DKA, तो DKA के अंदर ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज देखनी है ओके।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में एक पेशेंट है जो कि एंटी मलेरियल ड्रग ले रहा है और एंटी मलेरियल ड्रग लेने के बाद ब्लैक कलर्ड यूरिन आना शुरू हो गया है। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर। प्राइमाक्विन सल्फोनामाइड की वजह से होता है। इंक्रीज रेटिक्स काउंट, ये किस में होते हैं? हिमोलिसिस में होते हैं। रेटिक्स कम किस में हो जाते हैं? रेटिक्स कम होते हैं प्लास्टिक एनीमिया के अंदर। रिचेस्ट सोर्स ऑफ फोलेट ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है, यानी कोई अगर पेशेंट ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा रहा है तो B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, नहीं खा रहा तो फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो पेशेंट कहेगा मैं कहाँ जाऊँ, मैं मर जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आ जाते हैं। ओके, 13 ईयर ओल्ड बॉय है, इमरजेंसी में आया विद फ्यू डेज हिस्ट्री ऑफ फीवर। ओके, एंटी मलेरियल ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, 1 सेकेंड एंटी मलेरियल ड्रग इस्तेमाल कर रहा है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसमें इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होती है, हीन्स बॉडी बाइट सेल्स देखने को मिलती है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी है। थैलेसीमिया माइनर के बारे में क्या बात ठीक होती है? ओके, यूजुअली ये जो पेशेंट होते हैं ना एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत इतनी खास नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर चलती है। एक पेशेंट है जो कि ओपीडी में आया है विद अ कंप्लेन ऑफ जनरलाइज बॉडी वीकनेस एंड फटीग। ओके, पैलर है, लॉस ऑफ टंग पैपिले, दैट मीन्स एट्रोफिक ग्लोसाइटिस है, कोइलोनिकिया हो चुका है, स्पून शेप नेल है, एच बी कम हो गया है, टीएलसी ठीक है। ओके, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन आप कराओगे डायग्नोसिस तक रीच करने के लिए? तो आप सीरम आयरन लेवल करा लोगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में। क्लियर, सही है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर चलते होते हैं। अच्छा देखो, फोलिक एसिड का लेवल भी कम हुआ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। 35 ईयर ओल्ड मैन ओपीडी में आया विद टायर्डनेस है और वेट लॉस है, एनीमिया है, वेट लॉस है, एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पूरी बॉडी की ब्रूजिंग है, मैसिव सप्लीनोमेगाली है। ओके, तो मैसिव सप्लीनोमेगाली में 3 एम से एक अब तो याद आ गया होगा, CML वाला। ओके, और CML में देखो बेजोफिलिया इओसिनोफिल सेल ज़्यादा देखने को मिलती है और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, तो ये पक्का ठक्का डायग्नोस है CML का। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, BCR ABL जीन की फ्यूजन होती है और इसमें आप इमाटिनिब करा लोगे। क्वेश्चन नंबर 26 है। 60 ईयर ओल्ड मैन जिसको प्रोराइटस है फॉलोइंग वार्म बाथ। ओके, प्रोराइटस आफ्टर वार्म बाथ, तो ये पहली लाइन में डायग्नोस बन जाना चाहिए पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वारा। हेडेक, डिजीनेस, ब्लड वीगन, फटीग होती है, प्लेथोरा, इनगोर्स, रेटिनल वेन्स होती है, सप्लीनोमेगाली होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल लीड टू द डायग्नोसिस, तो आप हेमाटोक्रिट करा लोगे, ऑलमोस्ट 55 से ऊपर होता है। अ पेशेंट हैज़ प्रेजेंटेड विद जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी। ओके, और जीपी के पास आया, उसमें रीड स्टम्बक सेल आपको मिल रहा है हिस्टोलॉजी के अंदर, दैट मीन्स हॉजकिन लिम्फोमा, और आप हॉजकिन लिम्फोमा होता है तो आपने पेशेंट को ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफर करना होता है। हॉजकिन लिम्फोमा है, वो कीमो रेडियो लगा देगा उसको। नेक्स्ट 18 ईयर ओल्ड मेल है, उसका एच बी कम है, MCV भी कम है, MCH से भी थोड़ा बहुत नमूना, बल्कि 27 से लेकर 33 तक होता है। सीरम फेरेटिन का लेवल नॉर्मल है, सीरम आयरन का लेवल भी नॉर्मल है। ओके, फेरेटिन भी नॉर्मल, और हिपाटोसप्लीनोमेगाली आपको देखने को मिल रही है और सिबलिंग्स को भी सेम हिस्ट्री है। ओके, तो आयरन डेफिशिएंसी नहीं, मैं नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आयरन कम होता है, फेरेटिन भी कम होता है और TIBC ज़्यादा होती है। तो दिस शुड बी द डायग्नोसिस ऑफ बीटा थैलेसीमिया क्योंकि सिबलिंग को भी हिस्ट्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 60 ईयर ओल्ड मेल है जिसको बैक एक है, सीरम कैल्शियम का लेवल। अच्छा, जब भी आप बैक एक सुनते हो तो ऐसा लगता है कि कोई एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या कोई प्रोस्टेट का कैंसर पहुंच गया या फिर कोई आईवी डिस्क हर्निएशन है या फिर आपको मल्टीपल माइलोमा देखने को मिलता है। इस तरह से आपने अप्रोच करना है। सीरम कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो गया है, नॉर्मल कितना होता है सीरम कैल्शियम लेवल? ओके, 8.4 से लेकर 10.2 तक होता है, 12.5 है यानी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल ठीक है, ESR काफ़ी ज़्यादा हो गया और पंच आउट लीगन है, तो ये मल्टीपल माइलोमा में देखने को मिलती होती है। मल्टीपल माइलोमा में पंच आउट लीटिक लीगन होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है। 55 ईयर ओल्ड मैन इमरजेंसी में आया विद टायर्डनेस एंड वेट लॉस फॉर 1 ईयर। ओके, और उसको एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट है फॉर 8 मंथ्स। ओके, तो पहले तो आपने रट्टा मारना कि टायर्डनेस है और वेट लॉस है, एनीमिया वगैरह हो सकता है, वेट लॉस भी, एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट है, मैसिव सप्लीनोमेगाली है और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो इमरटिनिब आप इस्तेमाल करते होते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है प्रोराइटस फॉलोइंग वार्म बाथ, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वगैरह होता है। नेक्स्ट है 7 ईयर ओल्ड बॉय जिसको फीवर है, पेल है और पैनसाइटोपिनिया हो रहा है और ब्लास्ट सेल्स मिल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी द डायग्नोसिस ऑफ ALL। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 55 ईयर ओल्ड मैन है जिसको इजी फटीगेबिलिटी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वेट लॉस होना शुरू हो गया, HB कम है, MCV भी कम है, सीरम आयरन भी, सीरम आयरन क्या है थोड़ा सा चुना मुन्ना। ओके, सीरम आयरन की वैल्यू देखनी पड़ेगी ऊपर से क्योंकि वैल्यू मुझे भी याद नहीं रहती। ओके, अच्छा इसके बाद TIBC देखो, TIBC क्या हो चुकी है? TIBC कम हो चुकी है। TIBC कम होने का मतलब है कि फेरेटिन का लेवल ज़्यादा है और ट्रांसफेरिन की सेचुरेशन 14% है। ओके, व्हाट शुड बी द डायग्नोसिस? ओके, तो दिस शुड बी द डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। ओके, कौन सा एनीमिया है? एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। क्लियर। अब एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज ये भी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के अंदर आता होता है। अब सीरम आयरन कम है, फेरेटिन भी कम है। ओके,
बल्कि फेरेटिन बस सीरम आयरन कम है, फेरेटिन ज़्यादा है और TIBC कम है, तो ये आपको अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 34 है। ओके, 18 ईयर ओल्ड बॉय जो क्लिनिक में आया है, उसका HB कम है, MCV भी कम है। ओके, ठीक है। बट ये तो क्वेश्चन आ चुका है, बीटा थैलेसीमिया मेजर है। आई थिंक ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर फटीग, वीकनेस और डिस्निया है। एग्जामिनेशन के अंदर पेन है, पल्स रिलेटिवली ठीक है, पल्स भी ठीक है। ट्रांसफेरिन के सेचुरेशन ओके 18% है, ट्रांसफेरिन के सेचुरेशन कम हुई हुई है, MCV भी कम है। क्लियर। और सीरम फेरेटिन का लेवल भी कम हो गया है, तो ये आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलता होता है। आपने वैल्यूज को अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि इसी की बेस पर आप डायग्नोस करोगे। ड्रैगिंग सेंसेशन इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ड्रैगिंग सेंसेशन दैट मीन सप्लीनोमेगाली की वजह से होती है, और मैसिव सप्लीनोमेगाली है, तो मैसिव सप्लीनोमेगाली ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कंसिस्टेंस विद द CML में क्या चीज़ नहीं होती, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं होता, बल्कि प्लेटलेट्स उल्टा ज़्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर ब्लड रिपोर्ट है जिसमें HB कम, MCV ज़्यादा और मैक्रोसाइटोसिस हुआ है। अब उसको फोलिक एसिड और कोबालामिन दिया गया था। HP 10 तक बढ़ गया ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, ओके, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ रहा, और माइक्रोसाइटिक सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो माइक्रोसाइटिक सेल्स को कवर करने के लिए आपने एडिशनल आयरन थेरेपी देनी है। ओके, ठीक हो गया, क्योंकि ना जब आप फोलेट दे दोगे तो सेल्स डिवाइड करना शुरू कर देंगे और आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्रॉन्स डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज वाले पेशेंट में MCV बढ़ गया है, यानी मेगालोब्लास्टिक हो गया है, B12 की डेफिशिएंसी की वजह से है, तो इसने लिखा हुआ एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, नो दिस शुड बी द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल माइलोमा, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोएल्बुमिनुमिया की ज़रूरत अब खत्म हो चुकी है। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। अच्छा, MCQs विदाउट ऑप्शन। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस अदरवाइज सेप्स ऑरियस होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के अंदर साल्मोनेला टाइफी है। जैक2 की म्यूटेशन पॉलीसाइथीमिया रूब्रा एवारा में देखने को मिलती है। परपरा ओवर द लेग्स और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ओके, ठीक है। अच्छा, ओके, पाल्पेबल परपरा है, लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से है, तो ये हिनोशॉलिन परपरा नहीं हो सकता, उसमें तो नॉन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। ओके, तो अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो ITP है। रेस्ट एपीटीटी हीमोफीलिया बी में देखने को मिलता होता है। ओके, हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस के अंदर ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करा लेते हैं। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में थ्रोम्बोसाइटोसिस नहीं देखने को मिलती, आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता होता है। हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी होती है, ए में फैक्टर 8 की कमी होती है। हीमोग्लोबिन F ज़्यादा हो जाता है थैलेसीमिया मेजर के अंदर, जिसको कोलिसनीमिया कहते हैं। मल्टीपल माइलोमा के लिए आप प्रोटीन और सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लेते हैं। M स्पाइस आपको देखने को मिलती है IgG की। सप्लीनोमेगाली अप टू द लेफ्ट लोअर लेफ्ट फ्लैंक में, मैसेज सप्लीनोमेगाली CABL में देखने को मिलती है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, 922 की ट्रांसलोकेशन होता है, BCR ABL जीन की फ्यूजन होती है। ओके, मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट, मोस्ट एक्यूरेट बट इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सीरम फेरेटिन है। जो मोस्ट फाइनल एक्यूरेट होता है वो बोन मारो आयरन रिजल्ट्स होते हैं। रेस्ट एपीटीटी आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी, टॉन्सिलेक्टमी हुई है, कोई सर्जरी हुई है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही और एपीटीटी बढ़ गया, तो वॉन विलिब्रेंट डिजीज में देखने को मिलता होता है। क्लियर। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में जिस पेशेंट को DVT हो गया तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आपने देनी होती है। प्लेथोरिक फेस और सप्लीनोमेगाली, हेडेक, डिजीनेस, टिनाइटिस, ओके, ये पॉलीसाइथीमिया वारा के अंदर होता है। एप्लास्टिक एनीमिया के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराओगे, बोन मैरो बायोप्सी करा लोगे। ब्लीडिंग आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, ओके, टूथ दांत निकलवाया, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, वैसे म्यूकस मेम्ब्रेन से जो ब्लीडिंग होती है ओके वो आपको प्लेटलेट के डिसऑर्डर में देखने को मिलती है। लेकिन अगर किसी छोटा मोटा प्रोसीजर कराने के काफ़ी अर्से बाद हो, यानी मतलब काफ़ी टाइम के बाद हो और ज़्यादा सीवियर हो, उस केस में हीमोफीलिया में होती है। ओके, बाकी डिपेंड करेगा MCQ की स्टेटमेंट क्या आती है, क्योंकि इतनी स्टेटमेंट पे आपका डायग्नोस बनाना बड़ा मुश्किल है। पोस्टपार्टम हैमरेज है, ओके, पोस्टपार्टम हैमरेज APH PPH में कन्वर्ट हो गया और APH होता है प्लेसेंटल अब्रप्शन की वजह से, और अब्रप्शन की वजह से DIC होता है, और DIC में क्या होगा, फिब्रिनोजन का लेवल कम होगा, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बढ़ जाती है और डी डैमर बढ़ जाती है। बेजोफिलिक स्टिपलिंग लेड पॉइजनिंग में और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलती होती है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ वारफेरिन, वारफेरिन क्या करती है, विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को कम कर देती है, और जो विटामिन के होता है ये 2 के साथ 9-10 इन क्लॉटिंग फैक्टर को बनाता है। अडल्ट में जो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया होता है, कॉमन होता है, 15-17 की ट्रांसलोकेशन होती है। ओके, PML रारा की म्यूटेशन होती है, उसमें DIC देखने को मिलता है और रोड्स होते हैं। टारगेट सेल ऑन पेरिफेरल ब्लड से थैलेसीमिया में होता है। लैब स्कोर इज इंक्रीज, लैब स्कोर CML में इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है, यहाँ पे सही कर लेना। लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन टू बी मेंटेन्ड विद कोमॉर्बिडिटीज, ओके, 9 to 10 होता है। चाइल्ड विद ब्लीडिंग गम्स है, ब्लीडिंग गम कितने सारे डिफरेंशियल आ सकते हैं, यहाँ तक स्कर्वी में भी हो सकती है। अगर इडियोपैथी को सारा काज एक्सक्लूड कर गया हो तो ITP आपने लिख लेना है। ओके, डिरेंज PT एंड APTT, ओके, PT APTT कम, डिरेंज है ज़्यादा हो गया, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो गया, क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा हो गया, डी डैमर ज़्यादा हो गया। ओके, फिब्रिनोजन कम हो गया, DIC में होता है। ब्लीडिंग प्रॉब्लम इन आंट है, फादर है, ओके, कज़न मैरिज की हिस्ट्री है, तो आपने हीमोफीलिया वगैरह को रूल आउट करना होता है। स्टॉकिंग ग्लव
ओके, स्टॉकिंग ग्लाफ पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। प्रोलॉन्ग पीटी और एपीटीटी विटामिन के डेफिशिएंसी में भी होता है और इसके अलावा डीआईसी में भी होता है। विटामिन के इंडिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है, 2 के साथ 9-10 विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं। कोलोनिकिया, स्टोमेटाइटिस, आयरन डेफिशिएंसी नीमिया, प्रामर विंसन सिंड्रोम होता है। ओके, इसोफेजियल वेब डिस्फेजिया, आयरन डेफिशिएंसी नीमिया होता है। टेस्ट फॉर हिमोलिटिक एनीमिया, तो कॉम्स टेस्ट करा लोगे ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया के अंदर। एनीमिया इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो एनीमिया होता है वो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन CML इमाटिनिब होता है। ओके, पाल्पेबल परपरा लोअर लेग्स पर और बटक्स पे है तो हिनोशोलिन परपरा आ जाएगा। होठ बाथ लेने के बाद रैश हो गया तो ये पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वगैरह है। हेडेक है, स्प्लीनोमेगाली है और रॉड्स हैं, AML की वजह से होते हैं। क्लियर, ठीक है। और रॉड्स AML की M3 प्रोमाइलोसाइटिक टाइप के अंदर होती है। इन्वेस्टिगेशन फॉर AML के लिए बोन मैरो बायोप्सी करा लोगे। ओके, ब्लास्ट वगैरह देख लोगे, माइलोब्लास्ट 20 से ज़्यादा होना चाहिए। बोन मैरो एग्जामिनेशन इन मल्टीपल माइलोमा, तो आपको प्लाज्मा सेल, रसल बॉडी, ड्यूचर बॉडी मिलती है। नॉट अ कॉज ऑफ न्यूट्रोपीनिया, एस्प्रिन की वजह से नहीं होता। पंच आउटलिटिक बोन लिगेंड मल्टीपल माइलोमा की वजह से होती है। कलेक्शन ऑफ सैंपल इन सेप्सिस, ओके, 3 सैंपल सेम डे पे लेते हैं, डिफरेंट साइट्स में लेते हैं इन केस ऑफ सेप्सिस। ट्रीटमेंट इन आईटीपी का जो क्रॉनिक आईटीपी का ट्रीटमेंट सप्लीनोमेगाली है। अदरवाइज एक्यूट में आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, IVIG, प्लाज्मा फेरेसिस और इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं। डिस्फेजिया है, स्टोमेटाइटिस है और डिक्रीज MCV है। डिस्फेजिया एसोफेजियल वैप्स की वजह से होता है तो ये प्लमर विंसन सिंड्रोम है। सप्लीनोमेगाली लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, CML की वजह से होता है। एक्सपोजर टू द एंटीमलेरियल ड्रग लाइक प्राइमाक्विन, सल्फोनामाइड इस्तेमाल किया और बाइट सेल्स और हीन्स बॉडी मिल रही है तो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी में होता है। एक्सीलेंट रिसेसिव होता है। रेस एपीटीटी, ओके, तो हीमोफीलिया ए में होता है। रेस एपीटीटी विद ब्लीडिंग टाइम 1 विलिब्रेंट है। रेस एपीटीटी विद पीटी, विटामिन के या DIC हो सकता है। पेशेंट सप्लीनोमेगाली के साथ प्रेजेंट कर रहा है, प्लेथोरिक फेस है, साइन ऑफ हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम है, लाइक लेसिट्यूड है, ब्लैक आउट है, हेडेक है, प्रोराइटिस फॉलोइंग वाटर बाथ है और हिस्ट्री ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है तो ये पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वगैरह में होता है। डायग्नोसिस के लिए हेमाटोक्रिट वगैरह करा लोगे। JAK2 की म्यूटेशन होती है। ओके, कहती है कि अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम वर्स हो जाए आफ्टर वार्म बाथ तो वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है। नेक्स्ट है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया और सिबलिंग्स में पॉजिटिव हिस्ट्री है और स्मीयर में टारगेट सेल्स हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर HPF है तो थैलेसीमिया मेजर में होता है। अब दोनों पेरेंट्स को थैलेसीमिया ट्रेट होना चाहिए, दैट इज एसिम्प्टोमेटिक। पैनसाइटोपिनिया है लेकिन कोई हिपाटोसप्लीनोमेगाली नहीं है, कोई लिम्फोडेनोपैथी नहीं है। बोन मैरो में फैट के स्पेसिस है, ये प्लास्टिक एनीमिया होता है। ITP में कुछ वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिलती है और एक्यूट आपको देखने को मिलता है। एनीमिया एसोसिएटेड विद मिथोट्रेक्सेट, फोलेट की डेफिशिएंसी होती है, मेगालोब्लास्टिक होता है। फोलेट ग्रीन वेजिटेबल में देखने को मिलता है और B12 वेजिटेरियन में डेफिशिएंट होता है। डिक्रीज रेटिक्स, आयरन भी कम है, फेरेटिन भी कम है, ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन भी कम है, TIBC बढ़ गया है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। TIBC कम होता है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में। ओके, इसके बाद है डिक्रीज रेटिक्स। अच्छा, तो हो गया हमारा 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको थ्रोम्बोसाइटोसिस हुआ है, मैसिव सप्लीनोमेगाली है विद ड्रैगिंग सेंसेशन और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है तो CML होता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इमाटिनिब है, इसके अलावा निलोटिनिब, डेसाटिनिब इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हिमाटोपोटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होता है। पंच आउट लिटिक लीगन, उनका एक्सरे, यूरिनरी और सीरम M प्रोटीन बढ़ गई है, मल्टीपल माइलोमा में देखने को मिलती है। हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में इंक्लूडेड नहीं होता मल्टीपल माइलोमा के। बेस्ट टेस्ट फॉर हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे तो नहीं जा रहे, पीछे जा रहे हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस ऑफ राइट अपर लिम्ब है। ओके, एक्यूट ऑनसेट ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो 24 आवर्स में रिकवर हो जाता है तो ये आपको स्ट्रोक में देखने को मिलता है। नहीं, स्ट्रोक में तो नहीं होता। अगर 24 आवर्स में रिकवर कर जाता है तो वह ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है। अगर 24 आवर्स से ज़्यादा का ड्यूरेशन हो तो वह स्ट्रोक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सडन ऑनसेट ऑफ ऑक्सीपिटल हेडेक है, कॉन्शियसनेस डिटोरिएट हो रही है। ओके, सडन हेडेक है और नोजिया, वॉमिटिंग और डिक्रीज कॉन्शियसनेस है, ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और सुमाई पॉजिटिव है तो ये सब रेकनाइट हैमरेज में देखने को मिलती है। थंडर क्लैप हेडेक होता है, वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 60 ईयर ओल्ड प्रेजेंट विद हेडेक है, ड्राउजीनेस है और कन्फ्यूजन है और CT स्कैन के अंदर सब ड्यूरल हीमाटोमा कॉर्टिकल ब्रीचिंग वेन के रप्चर होने की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पेशेंट एपिलेप्सी का है। अब एपिलेप्सी वाले पेशेंट में गम की हाइपरट्रॉफी हो रही है, हाइपरट्राइकोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया और फोलेट की डेफिशिएंसी फेनिटोइन की वजह से होती है। स्मॉल इरेगुलर प्यूपिल है जो कि लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे लेकिन कन्वर्जेंस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल, न्यूरोसिफिलिस में देखने को मिलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है
एक पेशेंट है जो कि फ्लू से अभी भी रिकवर हुआ है, लेकिन लोअर लिम्स की बायलैटरल सिमेट्रिकल असेंडिंग पैरालिसिस हो गई है, पावर खत्म हो गया है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन देखने को मिल रही है। सीएसएफ कराया तो एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन है। नर्व कंडक्शन स्टडी कराई तो स्लो वेव्स आना शुरू हो गई है और एफ वेव्स आना शुरू हो गया है, तो गुलियन बारी सिंड्रोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जर्की नॉन रिपीटेटिव सेमी पर्पसलेस मूवमेंट है। तो ये कोरिया है और कोरिया के 3 डिफरेंशियल होते हैं, विल्सन डिजीज, रूमेटिक फीवर और इसके अलावा और कौन सा होता है, हंटिंगटन कोरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 18 ईयर ओल्ड मेडिकल स्टूडेंट है, उसको डिसएबलिंग रिकरेंट अटैक ऑफ माइग्रेनस हेडेक होता है। प्रोफाइलैक्सिस के लिए कौन से इस्तेमाल नहीं करेंगे, सुमाट्रिप्टान प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ओके, प्रोफाइलैक्सिस के लिए एबीसी इस्तेमाल करते हैं, एंटी कन्वल्सेंट, एमिट्रिप्टालिक, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। प्योर मोटर वीकनेस ये आपको किस में नहीं देखने को मिलती, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को नहीं मिलती। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सेंसरी, मोटर, सेरिबेलर, ऑटोनॉमिक लीजन देखने को मिलती है और ऑप्टिक नर्व की भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। सडन वीकनेस ऑफ बोथ लोअर लिम्स इन हॉट वाटर टैप, ओके, दिस इज कॉल्ड उथो फिनोमिना। इसके साथ निस्टैग्मस भी है और अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लेजिया भी है, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। 49 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन विद अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है। ओके, उसको ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के अंदर डिप्लोपिया इंक्लूडेड नहीं होता, डिप्लोपिया तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आ जाते हैं। 15 ईयर ओल्ड गर्ल है, ओके, इसको वर्टाइगो हो रहा है और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट निस्टैग्मस भी है। तो निस्टैग्मस के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, ओके, सारी बातें ठीक है। इट इज़ कॉमनली सीन इन माइनर्स, ये बात ठीक नहीं है। सडन सीवियर हेडेक है, वॉमिटिंग और ड्राउजीनेस है, नेक की स्टिफनेस है, पीपल रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, डैट मीन्स के थर्ड नर्व की पालसी हो गया ड्यू टू इंक्रीज आईसीपी। तो ये क्या है, डायग्नोस सबरेक्नाइट हैमरेज होता है, तो इसमें इकोकार्डियोग्राम नहीं कराएंगे, बाकी नॉन कॉन्ट्रासिटिव स्कैन सबसे पहले कराते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर चलते हैं। एक 19 ईयर ओल्ड मेडिकल स्टूडेंट है, दोनों लोअर लिम्स की वीकनेस हो गई है फॉलोइंग अ फिब्राइल इलनेस, तो एक गुलियन बारी सिंड्रोम मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। तो कौन सा सही नहीं है, पोलियोमाइलाइटिस इज द लाइकली डायग्नोसिस, ये बात गलत है। नंबरस ऑफ थंब, इंडेक्स और रिंग फिंगर है, वेस्टिंग ऑफ थिनान मसल है, तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है राइट साइडेड हेमिक्रेनियल हेडेक है फॉर द लास्ट 15 ईयर्स है। अब हेडेक हमेशा राइट साइड पे होता है और साथ में विजुअल इश्यूज भी है, विजुअल इश्यूज है तो ये आपका माइग्रेन हो जाएगा। अगर ये पेरी और बैटल पेन होता, लक्रीमेशन, नेजल कंजेशन या टेयरिंग होता तो ये क्लस्टर हेडेक हो जाता। नेक्स्ट है पार्किंसन को डायग्नोस करने के लिए आपने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, सही हो गया। इसके अलावा आप SPECT फंक्शनल डोपामिनर्जिक स्कैन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन पेशेंट विद बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया, लीगन आपके ऑप्टिक कैजमा के लेवल पे होती है। रेस्ट ICP के केस में लंबर पंक्चर कभी भी नहीं करना, अदरवाइज ब्रेन की हर्निएशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ, बंदा रिकवर कर गया। अगर यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर होता एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा तो सबसे पहले आपने वही लिखना था, लेकिन वो है नहीं तो आप सब ड्यूरल हीमाटोमा लिखोगे। सडन सीवियर हेडेक है फॉलोड बाय ड्राउजीनेस, ओके, और सोमाई मिल रहा है, यानी सडन सीवियर हेडेक है, सोमाई है, थंडर क्लैप हेडेक है, तो ये सब रेकनेट हैमरेज में देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट है पेशेंट विद पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन के अंदर आपको ब्रेडिकाइनेजिया, एकाइनेजिया, मास्क फेस, हाइपोमीमिया, माइक्रोग्राफिया, फेस्टिनेंट गेट देखने को मिलता होता है। ओके, नैरो बेस गेट देखने को मिलता है, स्टू पोस्टर होता है, मास्क फेस होता है, एक्सप्रेशन लेस फेस होता है। इन पेशेंट विद सस्पेक्टेड ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक, रिकवरी 24 घंटे में आ जाती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्ट्रोक, तो जो स्ट्रोक होता है वो इन्फॉक्शन इन इंटरनल कैप्सूल की वजह से देखने को मिलता है और खासतौर पर MCA वाली टेरिटरी को इन्वॉल्व करेगा। MCA की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, मिडल सेरेब्रल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होगा, एफीजिया देखने को मिलता है। रिट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता होता है, सडन लॉस ऑफ विजन करवा देगा। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर रिकरेंट हेडेक होता है जो कि लेफ्ट साइड पे है और काफ़ी अरसे तक रहता होता है, घंटों तक रहता है और चीक्स और नॉस्ट्रल कंजेस्टेड है, तो ये क्लस्टर हेडेक है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर एक पेशेंट है, OPD में आया है। ओके, तो जो बच्चा है अचानक अपनी एक्टिविटी को सीज कर देता है, फिजा में घूरना शुरू कर देता है, ऐसा लगता है कि वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, तो ये होता है एब्सेंट सीजर, पैटेट माल सीजर, जिसकी लेटरों को चॉइस इथोसक्सामाइट होती है। नेक्स्ट MCQ है कि 30 ईयर ओल्ड पेशेंट फ्रॉम द विलेजर है, उसको जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर आ रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर और चिल्स, उसको पहले 7 दिन था, हाई ग्रेड फीवर है, कोई नेक की रिजिडिटी नहीं है, कर्निक सन भी नेगेटिव है, मतलब मेनिंजाइटिस को रूल आउट कर दिया, कुस्मोल ब्रीदिंग, डेट मींस मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, पासिंग कोला कलर्ड यूरिन है, डेट मींस हीमोग्लोबिन यूरिया होना शुरू हो गया। सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है, HB भी कम है, तो ये सेरिब्रल लेवी को इंडिकेट कर रही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि एक अनकॉन्शियस टीनेजर बॉय इमरजेंसी में आया, नॉन रिस्पॉन्सिव है, जिंजाइवल हाइपरट्रॉफी है। ओके, इसके अलावा WBC सही है, न्यूट्रोफिल भी सही है। ओके, जिंजाइवल हाइपरट्रॉफी
आपको देखने को मिलती है फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी के केस में। ओके, नेक्स्ट है 65 ईयर ओल्ड लेडी विद डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, राइट लेग वीकनेस है और यूरिनरी रिटेंशन के साथ आई है। ओके, ठीक हो गया, राइट लेग की वीकनेस और यूरिनरी रिटेंशन, दैट मीन्स एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हो सकता है, तो आपने सीटी स्कैन कराना है, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कराना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पेशेंट है जिसको ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक हो रही है, एमसीए वाली टेरिटरी पर, ऑप्टिक डिस्क पेयर है, ऑप्टिक डिस्क का एडीमा है, 2 महीनों के बाद 6 नर्व्स की भी पाल्सी हो गई है। ओके, और लोअर लिम्स का भी वीकनेस आपको देखने को मिल रही है और यूरिनरी रिटेंशन है, यानी सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, मोटर इन्वॉल्वमेंट और ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, ये आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में 50 ईयर ओल्ड डायबिटिक है, उसको स्ट्रोक हो गया है, राइट साइडेड प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। ओके, यानी मियोसिस हो गया है, टॉसिस हो गया है, एक्सोफ्थाल्मोस नहीं इनऑफ्थाल्मोस होता है, और लॉस ऑफ स्वेटिंग, तो ये हॉर्नर सिंड्रोम है। लियन आपके सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से प्रोक्सिमल पड़ी हुई है। अब प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको फीवर है फॉर 2 डेज है, ड्राउजी है, नेक की स्टिफनेस है, और आरपीआर टेस्ट नेगेटिव है, मतलब सिफिलिस नहीं हो सकता, लेकिन फीवर है, नेक की स्टिफनेस है, तो ये पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होता है। ओके, 30 ईयर ओल्ड राइट हैंडेड पर्सन, ओके राइट हैंडेड पर्सन है। अब राइट हैंडेड पर्सन है तो इसका जो डोमिनेंट लोब होता है ना, वो कौन सा होता है? ओके, लेफ्ट वाला आपको डोमिनेंट लोब देखने को मिलता होता है। क्लियर? और यहाँ पे एक लिखा हुआ है डिस्फेजिया, ए कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, एप्रेक्सिया, एग्नोसिया, ये पता नहीं कितने एज बता दिया। तो इस सिंड्रोम को बोलते हैं गर्स्टमैन सिंड्रोम। ओके, गर्स्टमैन सिंड्रोम एंगुलर गायरस के लीजन की वजह से होता है, स्पेसिफिकली लेफ्ट पैराइटल लोब की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। 32 ईयर ओल्ड मैन है विद हिस्ट्री ऑफ वीकनेस ऑफ लोअर लिम्स है। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड में अगर आपने डिजीज को लोकलाइज करना है तो आपने सेंसरी लेवल्स को देखना होता है, एंगुलर एंड स्टॉकिंग सेंसरी लॉस को देखोगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि राइट हैंडेड मेल है, कोलैप्स हो चुका है। ओके, ही इज अनेबल टू लिफ्ट हिज राइट हैंड एंड लेग है। ओके, इरेगुलर पल्स, दैट मीन इम्बोलिक स्ट्रोक हो चुका है, तो आप नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन करा लोगे। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर चलते हैं। 50 ईयर ओल्ड मेल है जिसको वीकनेस है, लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी की वीकनेस है, हेमीप्लीजिया हो गया। ओके, और कॉर्टिकल सेंसेशन एब्सेंट हो गया, तो जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है पैराइटल लॉब के अंदर होता है, तो पैराइटल लॉब का लीजन हो गया। ओके, फॉलोइंग आर द डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक्सेप्ट, तो कौन सा नहीं होता? कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट नहीं होते, माइटोजेंट्रॉन, नेटालिजुमाब है, ग्लैटिरामिड है, और इसके अलावा इंटरफेरॉन बीटा, ये आपके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर आ जाते हैं। 25 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट विद फीवर, हेडेक, फोटोफोबिया एंड द नेक स्टिफनेस है। ओके, एक्यूट हिस्ट्री है, कार्निक साइन भी पॉजिटिव है, लंबर पंक्चर पे प्रोटीन ज़्यादा है, ल्यूकोसाइट भी ज़्यादा है, 70% लिम्फोसाइट्स है, तो ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में देखने को मिलते हैं। एक्यूट ऑनसेट ऑफ हेडेक, फीवर, वीकनेस ऑफ लेफ्ट लेग है, और सीजर्स हैं। ओके, सीजर्स, ओके, वीकनेस ऑफ लेफ्ट लेग, दैट मीन्स फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, ये आपको एंसेफ्लाइटिस में देखने को मिलते हैं, और खासतौर पर टेम्पोरल लोब की इन्वॉल्वमेंट है, तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एंसेफ्लाइटिस है। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर है। 66 ईयर ओल्ड वुमन है जिसको स्टिफनेस और वीकनेस है इन द क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स है, शी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस भी है। क्लियर? और स्नैरी में अगर आप देखोगे कि वीकनिंग है, वेस्टिंग तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन में होती है, फेसिकुलेशन ये भी लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन में होती है, लेकिन बटन्सकी साइन पॉजिटिव है, हुफमैन साइन भी पॉजिटिव है, तो ये अपर मोटर न्यूरॉन लीगन में देखने को मिलता है। दैट मीन्स दिस इज अ मोटर न्यूरॉन डिजीज। मोटर न्यूरॉन डिजीज में अपर मोटर न्यूरॉन लीगन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन दोनों देखने को मिलती होती है। अब इसकी 4 टाइप्स होती है, प्राइमरी lateral sclerosis, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी, और एमायोट्रोफिक lateral sclerosis। अल्ट्रा को चॉइस कौन सी होती है? राइलोजोल होती है। आर्टरी विच सप्लाई इंफीरियर सेरेब्रल पोटेंकल, तो वो पाइका होती है। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है। ट्रेमर ऑफ हैंड विथ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है। ओके, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री और हैंड का ट्रेमर है, रेस्टिंग पे भी एक्शन पे भी, तो एसेंशियल ट्रेमर होता है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या देते होती है? ओके, BAD बैड, ओके, बी से बीटा ब्लॉकर, ए से अल्कोहल, और डी से डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है। ड्रग ऑफ अटैक, ड्रग और चॉइस फॉर जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर है विद द हिस्ट्री ऑफ मायोक्लॉनिक जर्क्स और एब्सेंस स्पेल्स, तो सोडियम वैल्प्रोइक एसिड, यानी जो सोडियम वैल्प्रोइट होता है ना, ये इस्तेमाल होता है जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक के लिए और मायोक्लॉनिक के लिए। लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन और अपर मोटर न्यूरॉन लीगन दोनों देखने को मिल रही है, तो ये मायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पैरास्थीसिया और टिंगलिंग है लोअर लिम्स में, रिफ्लेक्स एब्सेंट है, फ्लेक्सर प्लांटर, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा खराब है। बस एक बात याद रख लेना, बायलैटरल सिमेट्रिकल असेंडिंग पैरालिसिस गुलियन बाडी सिंड्रोम में होती है। 40% इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इन्वॉल्वमेंट, 40% इंटरनल कैरोटिड इन्वॉल्वमेंट की वजह से स्ट्रोक यूजुअली नहीं होता, स्ट्रोक आने के लिए आपको 70% तक चाहिए गुलियन। ओके, लेकिन यहाँ पर इसने कहा कि हो जाता है, अगर होता है तो फिर होता है फिर।
टोटल रिकवरी विद इन द 24 आवर ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होती है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन फॉर जीबीएस, जीबीएस में नर्व कंडक्शन स्टडी होता है जिसमें मल्टीफोकल मोटर स्लोइंग और एफ वेव्स आपको देखने को मिलती होती है। इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ सुमाई, तो सुमाई में पहले आप क्या करा लोगे, यानी अगर सुमाई पॉजिटिव है मेनिंजाइटिस है तो आपने पहले सिटी स्कैन कराना है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन को रूल आउट करना, फिर आपने सीएसएफ एनालिसिस करनी होती है। इन्फेरेंस इन केस ऑफ हेमी सेक्शन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्राउन सेक्वर सिंड्रोम होता है तो कॉन्ट्रालैटरल साइड पे पेन टेम्परेचर और सेम साइड पे आपको टच वाइब्रेशन वगैरह और अपर मोटर न्यूरोलिंग देखने को मिलती है। ड्रग फॉर माइग्रेन, ओके, जो माइग्रेन के लिए जो ड्रग होती है वो कौन सी होती है, सुमाट्रिप्टान होती है, ओके, सीवियर हेडेक के लिए, वरना एक्यूट के लिए आप एनसेड पैरासीटामोल भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आगे चलती है, रीजन ऑफ ट्रीटिंग सब रेक्नाइट हैमरेज विद नीमोटिपिन, नीमोटिपिन क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट वेजोस्पाज्म, ताकि स्कीमिक स्ट्रोक ना हो जाए। इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ एपिसोड्स ऑफ लॉस ऑफ विजन और बायलैटरल कैरोटिड ब्रूइया, ओके, कैरोटिड ब्रूई का मतलब है, ब्रूई क्या होती है, वास्कुलर मर्मर को बोलते हैं, ओके, आर्टीरियल मर्मर को बोलते हैं। दैट मीन्स का कोई थ्रोम्बस वगैरह या एथेरोस्क्लेरोसिस है तो आप एमआर एंजियोग्राफी करा लोगे ब्रेन की और कैरोटिड की। जीबीएस सिंड्रोम में आपने फोर्स वाइटल कैपेसिटी देखनी होती है, अगर 1 लीटर से कम होती है तो आपने मैकेनिकल वेंटिलेशन करनी है। ऑप्टिक न्यूराइटिस, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कॉम्प्लिकेशन होती है। जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर और मायोक्लॉनिक के लिए सोडियम वेलप्रोइक होती है, ओके। इसके बाद फीवर है, हेडेक है, टेम्पोरल लोब की इन्वॉल्वमेंट है, हर्पीज सिम्प्लेक्स इंसेफ्लाइटिस है, और ट्रीटमेंट क्या है, साइक्लोवीर होता है। लेफ्ट पेराइटल लोब की लीजन है, ओके, पेराइटल लोब की लीजन की वजह से क्या होता है, ओके, इन्फीरियर क्वाड्रेंट टिनोपिया देखने को मिलता है। वेस्टिंग ऑफ हाइपोथिनान मसल है, क्लॉ हैंड है, अपनी फिंगर्स को इडक्ट नहीं कर पा रहा, थंब को इडक्ट नहीं कर पा रहा, अल्नर नर्व का डैमेज है, क्लॉ हैंड होता है। अब गोइंग प्लांटर है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, एब्सेंट जर्क है, इसने लिखा हुआ है एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, आई डोंट थिंक सो ये पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल हो भी सकता है। एंकल जर्क एब्सेंट होता है, एंकल जर्क एब्सेंट होने का मतलब है लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन है, और अब गोइंग प्लांटर का मतलब अपर मोटर न्यूरॉन लीगन है। इस केस में इमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस हो सकता है। अदरवाइज आपने फ्रैटरेज एटेक्सिया, ओके, टेबीज टोर्सालिस और सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन स्पाइनल कॉर्ड को डिफरेंशियल में रखना होता है। गुलियन बारी सिंड्रोम में सीएसएफ के अंदर एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन होती है, क्लियर। सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक है, सबरेक्नाइट हैमरेज है तो आपने नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कराना होता है। अगर एफीजिया है और हेमीप्लीजिया राइट साइड पे है, ओके, तो लेफ्ट साइड का क्या हो गया है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट है, और इन्फेक्शन कहाँ पे है, इंटरनल कैप्सूल के अंदर। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर जो स्टिफ सर्कमटक्शन गेट देखने को मिलता है। 70 ईयर ओल्ड पेशेंट है, पेन है, पैरास्थीसिया है, माइल्ड वीकनेस ऑफ लेग है, मोस्ट प्रोबेबली कोई डिस्क हर्निएट तो नहीं कर गई या कोई ऑस्टियोफाइट्स तो नहीं है, तो आपने एमआरआई स्पाइन कराना होता है। हेडेक है और साथ में पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है, नेजल कंजेशन, इप्सिलैटरल टेयरिंग है, पेरी और बाइटल पेन है, क्लस्टर हेडेक में देखने को मिलता है। राइट साइडेड हेमीपैरेसिस लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल के लीजन में देखने को मिलती है। एफेजिया भी देखने को मिलता है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस में होती है। सीटी स्कैन ऑफ सबड्यूरल हीमाटोमा क्रिसेंट शेप या आपको कॉनकेव कन्वेक्स देखने को मिलता है। ड्रग और चॉइस फॉर एब्सेंट सीजर इथोसक्सामाइड होती है। डिस्फेजिया, एब्सेंट गैग रिफ्लेक्स है, 3/5 पावर है, ओके। ये चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि जो आपके फेरेंजियल मसल्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं, तो बल्बर पाल्सी में देखने को मिल सकता है। ब्रेडिकाइनेसिया पार्किंसन में देखने को मिलता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का लॉस होता है। सब रेक्टेंट हैमरेज में जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन होती है। लेफ्ट साइडेड मोटर वीकनेस, दैट मीन्स के राइट इंटरनल कैप्सूल में लीगन है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो कि जीबीएस में करते हैं वो फोर्स वाइटल कैपेसिटी होती है। यूज़ ऑफ नीमोटिपिन सब रेक्नाइट हैमरेज में करते हैं टू प्रिवेंट वेजोस्पाज्म है। एज 70 ईयर से ऊपर है। फॉरगेटफुलनेस है, और लुई बॉडी है। नॉर्मली लुई बॉडी इसमें देखने को नहीं मिलती होती, ओके। अल्जाइमर में, अल्जाइमर मतलब न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स और प्लाक्स देखने को मिलते हैं। बाकी सिनेरियो एज 70 ईयर्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस ये सपोर्ट करा अल्जाइमर डिमेंशिया को। पोलीयूरिया ड्यू टू ओवर एक्टिव ब्लैडर, ओके, ओवर एक्टिव ब्लैडर या एटोनिक ब्लैडर ये दोनों आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलते हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी इज नॉट एसोसिएटेड विद डिप्लोपिया। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ओक्यूलिसन शेप एरिया तो सबड्यूरल हीमाटोमा। राइट साइडेड हेमीप्लेजिया और एफेजिया एमसीए की वजह से होता है। असेसमेंट ऑफ लेवल ऑफ लीगन इन द स्पाइनल कॉर्ड बाय द लेवल ऑफ सेंसरी लॉस है। प्योर मोटर वीकनेस मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को नहीं मिलती। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन जीबीएस सिंड्रोम आईवीआईजी और प्लाज्मा फेरेसिस करते होते हैं। जर्की नॉन रिपीटेटिव सेमी पर्पसलेस मूवमेंट ऑफ लिम्स है तो ये कोरिया होती है, ओके। हाइपोडेंस सिटी स्कैन टेम्पोरल लॉब का लीगन है। एक्यूट हेडेक है, साथ में फीवर और सीजर भी है तो हर्पीज सिम्प्लेक्स इंसेफ्लाइटिस होता है, क्लियर। नेक्स्ट है सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस ऑफ अपर लिम्ब, और ये रिकवर हो जाती है 24 आवर्स के अंदर, तो ये ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है, ओके। वीकनेस है दोनों लोअर लिम्स की है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन है, और फ्लू लाइक इलनेस है, कैम्पेलोबैक्टर जूजिनाई या माइकोप्लाज्मा की हिस्ट्री है, तो जीबी सिंड्रोम होता है। फोर्स वाइटल कैपेसिटी को आपने मॉनिटर करना होता है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर नर्व कंडक्शन स्टडी होती है। ट्रीटमेंट में आईवीआईजी और प्लाज्मा फेरेसिस करते होते हैं, ओके। अगर जो लंबर पंक्चर होता है, अगर किसी को रेस्ट आईसीपी है तो लंबर पंक्चर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, लेकिन मेनिंजाइटिस को डायग्नोस करने के लिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर हेडेक है, हाइपरटेंशन है और सोमाई पॉजिटिव है,
और थंडर क्लैप हेडेक है, तो ये सब रेकनाइट हैमरेज में देखने को मिलता है। स्कीमिया को प्रिवेंट करने के लिए विद इन 96 आवर्स निमोटिपिन देते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नॉन कंट्रोल सिटी स्कैन होता है और प्लेटिनम कॉइलिंग करते हैं ट्रीटमेंट के अंदर। एंटी कन्वर्सेंट जो कि जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया करवा देती है, फोलेट की डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, हाइपरट्राइकोसिस करा देती है, तो वो फेनिटोइन होता है। रिट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस 6 क्रेनियल नर्व का इशू है, ओवर एक्टिव ब्लैडर है और ये सिम्टम जब आते हैं जब बॉडी हीट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड उथो फिनोमिना। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आते हैं। एक्यूट अटैक के लिए स्टीरॉइड प्लस प्लाज्मा फायरेसिस है और ड्रग फॉर प्रोफाइलैक्सिस तो माइटोजेंट्रोन, नटालिजुमाब, गिलाटीरामिड, इंटरफेरॉन बीटा होता है। क्लियर। इसके अलावा स्पासिसिटी, एटेक्सिया और ब्लैडर के सिम्टम लाइक हाइपरटोनिक और एटोनिक ब्लैडर को ठीक करते हैं। नेक्स्ट है अपर मोटर न्यूरॉन लियन, लोअर मोटर न्यूरॉन लियन, दोनों की इन्वॉल्वमेंट है लेकिन कोई सेंसरी लॉस नहीं है, नॉर्मल मेंटल फंक्शन है। तो ये मोटर न्यूरॉन डिजीज होता है। इसके 4 टाइप्स ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस है, प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी है, प्राइमरी मस्कुलर एट्रोफी या प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी और प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी होता है। क्लियर। प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी इज अ लोअर मोटर न्यूरॉन लियन ऑफ 9, 10, 11, 12 क्रेनियल नर्व। हेमिक्रेनियल हेडेक है और विजुअल इशू है तो माइग्रेन आता है। ड्रग ऑफ चॉइस सुमाट्रिप्टान है, प्रोफाइलिसिस के लिए बीटा ब्लॉकर है। क्लस्टर हेडेक में स्ट्रेच हेडेक होगा, पेरिओर्बिटल पेन होगा, टीयरिंग, नेजल कंजेशन होगी, कंजक्टिवल कंजेशन होगी। लियन अगर लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल के अंदर है तो राइट साइडेड हेमीपैरेसिस होगी और एफेजिया होगा ड्यू टू एमसी इन्वॉल्वमेंट है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्ट्रोक इन इन्फेक्शन। जबकि मिडल मेनिंजियल आर्टरी के केस में क्या होगा, मिडल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज होती है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा के केस में। ओके, टाइम 1 घंटे से ऊपर हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं कैसा है। नेक्स्ट चैप्टर लीवर गॉल ब्लैडर वाला है। आई थिंक इसके लिए 2 पार्ट्स कर लेते हैं, ये पार्ट 1 कर लेते हैं।